A very good evening to each one of you. This is Digant Chaudhary and I welcome you to DLC देवशीष लॉ क्लासेस के इस मंच पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20th एडिशन अनाउंस हो चुका है। डेट है 29 सितंबर, डेट फॉर फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। क्लोजिंग डेट है 28 अक्टूबर और जो आपका एग्ज़ाम डेट है दैट इज़ 30 नवंबर। नो एक्सटेंशन, नो डिले, इस बार कुछ भी ये नहीं होना वाला। पुराना भी पूछेंगे, नया भी पूछेंगे। तीनों आपके जो क्रिमिनल लॉज हैं, आपराधिक कानून, BNS, BNSS, BSA पूछे जाएंगे अलोंग विद द ओल्ड लॉ। ये बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में देनी है, ठीक है। उसके अलावा जो मैं बात आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो अब मैं आपको पेपर समझाऊंगा कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है क्या, आपको कैसे इसे अप्रोच करना है, कैसे आपको अपनी पढ़ाई करनी है, और क्लियर इंस्ट्रक्शन मैं आपको दूंगा कि इस एग्ज़ाम को आप एक अटेम्प्ट में 1 गो में कैसे क्लियर करो। पर उसे समझने के लिए अपन को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस आज मैं करके बताऊंगा। 19th एडिशन जो हुआ था, पिछली साल जो पेपर हुआ था, उसको अपन एनालाइज करेंगे, आराम से उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करके समझेंगे किस तरीके के क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं, हमें उन्हें अप्रोच कैसे करना है और ये पेपर को कैसे एक ही बार में निकाल के ख़त्म कर देना, राइट। अच्छा, वो पूरा एनालिसिस, कंप्लीट स्ट्रैटेजी या जितनी भी वीडियो मैं अभी आपको यूट्यूब चैनल पे बना के दे रहा हूँ वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का हैंडल है DLC देवशीष लॉ क्लासेस। इस हैंडल पे अगर आप जाएंगे तो आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा, आपको सारी PDFs अवेलेबल हो जाएंगी। यहाँ पे सारा नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, मेरी वीडियोस कब कब आ रही हैं, हमारे कोर्स के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। जितना भी फ्री मटेरियल है, मॉक टेस्ट है, वो सब आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। इसके अलावा हमारा जो यूट्यूब हैंडल है वो है देवशीष लॉ क्लासेस DLC फॉर AIB, जिसपे आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो इन दोनों जगह अपने आप को सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें और फिर हमारे साथ इस जर्नी को स्टार्ट कर दें। 60 दिन में मैं आपसे मांग रहा हूँ, 60 दिन आप मुझे दें, 100% मैं आपका सिलेक्शन करवा के दूंगा। ऐसा मेरी भावना है और ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस भी है। मुझे लगता है कि सारे बच्चे जो मेहनत करेंगे 60 दिन में आराम से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द 3 रीजंस: नो नेगेटिव मार्किंग, ओपन बुक एग्जामिनेशन एंड क्वालिफाइंग नेचर ऑफ दिस एग्ज़ाम। 40-45 मार्क्स आपको लाने हैं रिजर्व कैटेगरी और जनरल कैटेगरी रिस्पेक्टिवली से, और आप इस एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर लेंगे। 3 घंटे का समय है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ओपन बुक एग्जामिनेशन है, राइट। आइए चलिए अब मूव करते हैं, अपन एनालाइज करते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन असल में कैसा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। चलिए अब हम लोग मैं क्या करता हूँ, जब भी किसी पेपर को एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ तो उसे सेगमेंट में डिवाइड कर देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इंडेक्स बेस्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बेयरक के अंदर से पूछे जाते हैं। यानी बेयरक भी 2 पार्ट में है ना, एक तो इंडेक्स है और फिर इंडेक्स के बाद जो चीज़ें लिखी गई हैं वो अंदर का भाग कंस्टिट्यूट करेगा। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो इंडेक्स पे ही ख़त्म हो जाते हैं, पूरा बेयरक खोलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसके लिए आपको इंडेक्स खोलना पड़ेगा, अंदर की चीज़ पूछ लेंगे और उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। तीसरी कैटेगरी रहती है जो बेयरक में से आते ही नहीं है, जैसे कि जजमेंट आ गया, कोई लैंडमार्क जजमेंट आ गया, या फिर कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई बात आ गई, है ना, रेस लोक्यूटोर आ गई, या फिर वॉलेंटी नॉट फिट इंजूरिया की डेफिनेशन आ गई। अब आपको पता ही नहीं है कि IPC में ये कहाँ है, वॉलेंटी नॉट फिट इंजूरिया की प्रिंसिपल कौन से सेक्शन में है, आपको पता ही नहीं है। तो फिर आप ऐसे सवालों को इंडेक्स बेयरक देखने के बाद भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ों तो इन 3 कैटेगरी में बाय एंड आर्ट हमने अपना पूरा का पूरा पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। चलिए अब इसे एनालाइज करते हैं इस क्वेश्चंस को, और फिर साइड बाय साइड हम डालते जाएंगे कि कितने क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिस सेक्शन ऑफ BNSS मैंडेट्स द अपॉइंटमेंट ऑफ अ डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। क्या कह रहे हैं, फोकस किस पे, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। ये पहले पुलिस कंट्रोल रूम था, उसकी जगह अब इन्होंने डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर बिठाल दिया है। ये ASI रैंक का होना चाहिए और ये सारी बातें इसमें हैं जो कि अभी यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है।
designated police officer in each district and police station to provide information about arrested individuals to the general public. पहले क्या होता था, 41C के अंदर CRPC के पुलिस कंट्रोल रूम होती थी। आम जन को आप सूचित कर रहे हो कि फला फला अमुक अमुक व्यक्ति हमारी जेल में, हमने उसे इस अपराध के लिए अरेस्ट कर लिया है और वो हमारे साथ हमारी कस्टडी में है। आम जन को ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को देने का दायित्व था, राइट। अब इन्होंने क्या किया है, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दी है। किस सेक्शन में डाली है, ये सवाल है, ठीक है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इंडेक्स खोलना है, आपको सेक्शन नंबर 35 पढ़ना है, सेक्शन नंबर 37 पढ़ना है, सेक्शन नंबर 45 पढ़ना और 25 पढ़ना है। आपको पूरा बैरक नहीं खोलना, आपको सिर्फ इन 4 सेक्शंस को इंडेक्स में से हेडर देख लेना है कि इंडेक्स में लिखा क्या है। जैसे ही आप ये देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका आंसर क्या है। जो भी आपका आंसर है, जैसे 37 यहाँ पे आंसर इन महाशय ने टिक कर रखा है, आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, जैसे 37 ही है, 35 में तो अरेस्ट दिया है, 36 में नोटिफाई किया और 37 में डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर है। फिर भी अपन चेक कर लेते हैं, ये सेट बी है, वो भी सेट बी है इंग्लिश का, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19th एडिशन, और सेट बी का आंसर है बी, 1 का आंसर है बी, तो 1 का भी आंसर आ गया बी, 37 इसका आंसर आ गया। तो आपको बैरक तक नहीं खोलना इन क्वेश्चंस के लिए, तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया। तो अब अपन चलेंगे नोट्स में और इंडेक्स बेस्ड सवाल में इसको डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं विच सेक्शन ऑफ BNSS इंट्रोड्यूसेस प्रोविजन फॉर आइडेंटिफाइंग, अटैचिंग एंड फॉरफीटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर 84 से शुरू हो रहा है। अब उसके अटैचमेंट की प्रोसेस और आइडेंटिफाइंग की प्रोसेस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया दिया है पर, तो इसका आंसर ने लगाया 86, जो कि सही है। आंसर चेक भी करवा देता हूँ, इसका आंसर 86 ही है, सी ही है, ठीक है, 2 का सी। अब ये भी कैसा सवाल था, अगर आप चारों को इंडेक्स में खोल के देखोगे, चारों सेक्शंस के इंडेक्स को खोल के देखोगे, आपको आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा। तो इसको भी इंडेक्स के कोने में ही भर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंडेक्स बेस्ड था, यानी ये सवाल आपके गलत हो ही नहीं सकते, राइट। आगे बढ़ते हैं। दिस सेक्शन ऑफ BNS प्लेसेस रिस्ट्रिक्शन ऑन एडजर्नमेंट ऑफ ट्रायल एंश्योरिंग द एक्सपीडियस रेजोल्यूशन ऑफ द केसेस। 240, 340, 356, 146, ये 4 सेक्शंस दिए हैं। वापस से इंडेक्स देखना है, इंडेक्स देख के आपको आपका जवाब मिल जाएगा। वापस से इसको क्या करना है, 3 में डाल दो, ठीक है। अ सूट पेंडिंग इन अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट A, बट one of the parties, Mira, request its transfer to district court B, claiming that judge in court A is biased. अब A का सूट पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट A में, कोई भी सूट पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट A में, कोई एक पार्टी है मीरा, मीरा रिक्वेस्ट कर रही है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट B में आप ट्रांसफर कर दें, क्योंकि जो जज हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट A के वो क्या हैं, वो बायस्ड हैं। The opposing party Ravi objects, stating that the request is baseless. आप कह रहे हो कि जज क्या है, बायस है, पर उसका कोई आधार तो होना चाहिए। तो रवि कह रहा कोई आधार नहीं है। Who has the authority to decide where the suit can be transferred? अब अपन को पता है सेक्शन 23-24 में आपका जनरल ट्रांसफर के बारे में बातें लिखी गई हैं, ठीक है। 24 जैसे ही आप पढ़ोगे सेक्शन नंबर 24 में, तो उसमें क्लियर 2 अथॉरिटीज इनने लिख दी हैं। अब इसमें पहले तो लिखा है हाई कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब ये तो कोई, अब यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर नहीं आ रहा है। जनरली प्रोविजन क्या होता है कि अपीलेट जो अथॉरिटी रहती है, जैसे मान लीजिए सूट कहीं भी है पेंडिंग, अब सूट को ट्रांसफ़र आपको कराना है, अगर विद इन डिस्ट्रिक्ट कराना है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी जहाँ की अपीलेट अथॉरिटी है वहाँ की अपीलेट अथॉरिटी तय करेगी कि केस को ट्रांसफ़र करना है या नहीं करना है। अब मान लीजिए 2 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, तो 2 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर तो कौन आएगा, सिर्फ हाई कोर्ट आएगा। तो हाई कोर्ट वहाँ पे हो गई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उसको देखना पड़ेगा कि ट्रांसफ़र अल्टीमेटली करेगा कौन, है ना। तो अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, द सिविल जज इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी, अब खुद वो तो ट्रांसफर की एप्लीकेशन नहीं देख सकता। अ कमिटी ऑफ लोकल एडवोकेट्स, ये भी कहीं प्रावधान नहीं है। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ए वेयर द सूट इज करेंटली पेंडिंग
इन जज के पास भी खुद के पास पावर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बी के पास तो है ही नहीं पावर। तो आंसर हो जाएगा द हाई कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सेक्शन इसका 4 आंसर की मिला लेते हैं, 4 का ए, द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। सेक्शन नंबर 23, 24, 25, ये 3 सेक्शंस आप पढ़ोगे सीपीसी के तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए ये कैसा क्वेश्चन था, ये ऐसा क्वेश्चन था कि पहले आपको बेयर एक्ट की समझ होना चाहिए कि ट्रांसफर ऑफ सूट्स कहाँ दिए हैं, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा सेक्शन नंबर 22, 23, 24 में आपका आंसर छुपा हुआ है। फिर आप बेयर एक्ट खोलोगे, इंडेक्स के बाद फिर आप बेयर एक्ट खोलोगे, बेयर एक्ट खोलने के बाद फिर आप बेयर एक्ट पढ़ोगे उन्हीं 2 मिनट के अंदर, फिर आपको आपका आंसर मिलेगा और फिर उस आंसर को आप टिक करोगे। तो दिस इज रिलेटिवली हार्डर देन इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन, दो इजी रिलेटिवली हायर। आपको पता होना चाहिए तभी आप इस आंसर को क्लिक कर पाओगे और 2 मिनट के भीतर आप इसका आंसर ढूंढ पाओगे, राइट। तो इसे हम अपनी नोट्स की कैटेगरी में डीप के अंदर डाल देते हैं। डीप यानी डेप्थ, आपके इंडेक्स के अंदर, किताब के अंदर, बेयर एक्ट के अंदर जो प्रावधान है उससे रिलेटेड बात है। तो चौथा क्वेश्चन अपन ने यहाँ डाल दिया, ठीक है। माया फाइल्स अ सूट इन कोर्ट ए फॉर द रिकवरी ऑफ द सम ऑफ मनी फ्रॉम हर नेबर। माया ने सूट फाइल करा ए में फॉर द रिकवरी ऑफ द सम ऑफ मनी फ्रॉम हर नेबर। नेहा ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, नेहा रिक्वेस्ट दैट अ थर्ड पार्टी सीमा बी एडेड टू द सूट। नेहा ने प्रोसीडिंग के दरमियान एक एप्लीकेशन लगाई कि जो सूट है, सूट में एसेंशियली क्या होता है, जितनी भी पार्टीज होती है उन सब पार्टीज को आपको रखना पड़ता है। तो नेहा जी का कहना है कि सीमा जी को भी सूट में आप एज अ नेसेसरी पार्टी बनाओ, अन्यथा इस सूट का फैसला हो ही नहीं सकता। ए बी सी के बीच में अगर डिस्प्यूट है तो ए बी सी तीनों को कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर ए से बी को लेके जाता है कोर्ट में तो कोर्ट निरस्त हो जाएगा, सूट बात जो है वो निरस्त हो जाएगा। ये एसेंशियली नेहा जी कह रही है, क्योंकि सीमा जी इज अलेजेडली लायबल फॉर द डेट। माया ऑब्जेक्ट्स, माया ने सूट फाइल किया, माया ने कहा मैंने तो देख लिया था, मुझे तुमसे पैसा लेना है, तुम ही मेन देनदार हो तो तुम पैसा दो। माया ऑब्जेक्ट्स क्लेमिंग दैट सीमा इज नॉट अ नेसेसरी पार्टी। कोर्ट ए देन रिव्यूज द एप्लीकेशन। कोर्ट ए ने क्या करी, एप्लीकेशन को पढ़ा, समझा एंड डिसाइड्स दैट सीमा शुड इंडीड बी इंक्लूडेड एज अ डिफेंडेंट। अब ये क्या कह रहा है, कोर्ट इस निष्कर्ष पे निकला कि सीमा जी की कहीं ना कहीं दायित्व बन रहा है। शी इज़ अ नेसेसरी पार्टी। नेसेसरी पार्टी क्या होती है मैं आगे आपको बताऊंगा, और इन्हें आपको वाद का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस सिनेरियो में अब इन्हें ऑप्शंस दिए, विच प्रिंसिपल ऑफ सीपीसी इज अप्लाइड इन दिस सिचुएशन। अब इन सब का कोई मतलब नहीं था, इसमें सिर्फ एक मतलब था कि नेसेसरी और प्रॉपर पार्टीज के बारे में बात कहाँ की गई है, बस इतना सवाल। ऑर्डर 7 रूल 11, अब ये खुद लिख रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट से रिलेटेड, मतलब नहीं है। ऑर्डर 5 सर्विस ऑफ समन्स, मतलब नहीं है। ऑर्डर 6 रूल 11 यानी अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स, इससे भी रिलेटेड नहीं है। प्लीडिंग्स को थोड़ी अपन को अमेंड करना है, अपन को तो पार्टी चेंज करनी है। ऑर्डर 1 रूल 10 ज्वाइंडर एंड सब्सटीट्यूशन ऑफ पार्टीज, सीधा ही लिख के दे रहे हैं, यानी इतना आसान कर दिया इनने कि आप खुद कहो कि इस सवाल को पूछने से अच्छा आप ना पूछते, राइट। तो वापस से नोट्स में गए और ये भी क्या हो गया, इंडेक्स बेस्ड सवाल ही बन गया। तो 5वां क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। थोड़ा सा फटाफट करते हैं हम। दिस सेक्शन ऑफ सीपीसी अलाउज फॉर अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। अब ये 4 सेक्शन दिए हैं, सेम है, इंडेक्स बेस्ड है, तो छठा हो गया इंडेक्स बेस्ड। अंडर सीपीसी व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटर्न स्टेटमेंट इन अ प्लेन। अब देखिए ये इनने अंदर से पूछ लिया, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिटर्न स्टेटमेंट कहाँ दिया है, ऑर्डर 8 में। ऑर्डर 8 का रूल 1 यही बात करता है, ऑर्डर 8 का रूल 9 या 8 भी यही बात, 9 भी यही बात करता है ना, यानी 90 दिन का समय देते हैं। ऑर्डर 5 जो समन्स है, समन्स में भी इसकी थोड़ी बहुत बात करी गई है। तो आपको पता है कि मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है, 90 दिन। शुरुआत के 30 दिन, अगर 30 दिन के अंदर डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं करता है तो मैक्सिमम टाइम लिमिट 90 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द समन्स। आपको 90 दिन के भीतर रिटर्न स्टेटमेंट अपना फाइल करना है, तो 90 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ऑर्डर 8 रूल 1 है ना, तो ये कहाँ से आ गया, अंदर से आ गया। तो 6 हो गया इंडेक्स बेस्ड, 7 हो गया अंदर से, अपन चढ़ा देते हैं। 6 हो गया इंडेक्स से, 8 हो गया डीप से, ठीक है।
This section of CPC provides exemption of the President of India and Governor from personal appearance in court. ये दिया है exemption from personal appearance, सीधा header based 133, यानी ये हो गया index based. What is the term used for court's power to transfer case from one court to another under Code of Civil Procedure? अब देखो ट्रांसफर के लिए क्या नाम दिया गया है, अपन को पता है, रेफरेंस नहीं है, रिव्यू नहीं है, रेस जुडिकाटा नहीं है, ट्रांसफर ऑफ सूट ही है. ट्रांसफर ट्रांसफर, इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता. अब ये डीप का अपन क्वेश्चन मान लो और इसे अपन इंडेक्स बेस मान लो. ठीक है, तो 8 हो गया. एक सेकेंड, हाँ 8 तो हो गया इंडेक्स बेस्ड. अरे 8 नहीं, हाँ 7 लिखना था, 8 लिख दिया मैंने, सॉरी. आठ आ जाएगा, हाँ यहाँ 7 आ जाएगा, है ना. फिर उसके बाद ये ट्रांसफ़र ऑफ सूट, चलो इसे डीप का मान लेते हैं. ये डायरेक्ट आपको इंडेक्स में से इसका जवाब नहीं पता चल रहा है, आपको पता होना चाहिए. एक सेकेंड, नौ पन्ने यहाँ डाल दिया. ठीक है, फिर उसके बाद 10. अब 10 भी देखिए, समरी सूट कहाँ प्रोवाइडेड है, ऑर्डर, ये सारे चारों ऑर्डर दे दिए. चारों ऑर्डर अगर आपको पता होंगे, आप पढ़ोगे, सिर्फ इंडेक्स देखना, इंडेक्स में से आपका आंसर निकल आएगा. तो 10 भी इंडेक्स बेस हो गया. दिस सेक्शन मैंडेट्स स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर नोटिफाई या विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम. विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के लिए चारों सेक्शंस आपने खोले इंडेक्स में ही, इंडेक्स में से इनका हेडर पड़ा और आपको पता चल गया. तो 10 और 11 भी क्या हो गए, इंडेक्स बेस्ड हो गए. 10, 11. अपन को क्या समझ में आ रहा है इससे अभी तक कि इंडेक्स बेस्ड सवाल ज़्यादा पूछ रहे हैं, यानी क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं अभी तक इतने एनालिसिस में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 12. दिस सेक्शन ऑफ द सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर इंटरप्लीटर सूट अगेंस्ट इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन. 88 में दिया है. दिस सेक्शन ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ कंपेंसेटरी कॉस्ट. ये आ गया 35A, है ना. ये 35B क्या है, कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले. दिस सेक्शन ऑफ विच वर्ड इज इंसर्टेड इन सेक्शन 22 ऑफ द BSA दैट वाज नॉट प्रेजेंट इन 24 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. अब करना क्या है आपको, सेक्शन 22 ऑफ BSA खोला और 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट खोला. आप वहाँ पे पाएंगे कि कोअर्शन शब्द पहले नहीं था और कोअर्शन शब्द अब है. यानी सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कोअर्शन डिफाइंड है, वो कोअर्शन अब BSA का पार्ट है, पर पहले वो इंडियन एविडेंस एक्ट का पार्ट नहीं था. तो ये भी इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन हो गया, कोअर्शन आपका शब्द आ गया. यानी अपन ने ये देखा कि 11, 12, 13, 14 12, 13 और 14 इसे भी इंडेक्स ही बेस मानो, क्योंकि वो आपको बता रहे हैं ना कि बेरक खोल के आपको आंसर मिलेगा. अगर आपको इसमें डीप में डालना है तो आप इसे डीप में भी डाल सकते हैं, क्योंकि पूछ तो अंदर से रहा इंडेक्स से, तो आपका काम बन नहीं रहा, तो इसे डीप में डाल दीजिए. पर रिलेटिवली इसका स्तर वही है, खुद बता रहे हैं क्या खोलना है आपको, कौन सा बेरक खोलना है, कैसे उस सवाल के जवाब तक पहुंचना है. आगे बढ़ते हैं. एग्जिस्टेंस ऑफ द कोर्स ऑफ विटनेस व्हेन रिलेवेंट इज डिस्कस्ड इन. फिर से ले, ये एक और सवाल आ गया जो कि आपका क्या है, ये फिर से एक सवाल आ गया जो कि आपका है इंडेक्स बेस्ड. 15 हो गए. यानी अभी जजमेंट तक तो अपन पहुंचे ही नहीं है, यहीं पे पूरा काम हुआ जा रहा है अपना. In a criminal trial, Rajesh is accused of theft. During investigation, the police recover a stolen laptop from a location known to be frequented by Rajesh. राजेश पे ही थेफ्ट है. इन्वेस्टिगेशन के दरमियान पुलिस ने पाया एक लोकेशन से लैपटॉप जिसके बारे में ऐसा बताया जाता था कि राजेश यहाँ पे आता जाता रहता है. जैसे मान लीजिए कोई भी मंदिर हो गया, या कोई एक दुकान हो गई, या फिर कोई एक घर हो गया, या कोई वरांदा हो गया, गली हो गई,
ऐसा कहा जाता था राजेश यहाँ पे आता जाता रहता है। वहाँ से रिकवर क्या हुआ? स्टोलन लैपटॉप। उसी का थेफ्ट का आरोप राजेश पे लगा हुआ है। His fingerprints are found on the laptop. अब लैपटॉप पे क्या पाया गया? राजेश के फिंगरप्रिंट भी फाउंड करे गए। अकॉर्डिंग टू भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, हाउ शुड द कोर्ट इंटरप्रेट दिस पीस ऑफ एविडेंस? ठीक है, अब ये क्या हो गया? कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। द रिकवर्ड लैपटॉप एंड फिंगरप्रिंट्स आर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। देखो, एक डायरेक्ट एविडेंस होगा, मैंने किसी का कत्ल करते हुए देखा, डायरेक्ट एविडेंस, आई विटनेस हूँ मैं। सर्कमस्टेंशियल क्या होगा? कि मैंने अपने फिंगरप्रिंट वहाँ पे छोड़ दिए तो उससे मेरी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हो गई, है ना। या फिर और सर्कमस्टेंशियल क्या हो गया? कोई डीएनए एविडेंस वहाँ पे हो गया, मैं उस मौका की वारदात पे वहीं था, मेरे पास एक मोटिव था। ये सारी चीज़ें क्या है? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो गई। तो फिंगरप्रिंट और जो लैपटॉप है, द रिकवर्ड लैपटॉप और फिंगरप्रिंट, ये क्या है? सर्कमस्टेंसेस दर्शा रहे हैं, ठीक है। दैट कैन बी कंसिडर्ड अलॉन्ग विद अदर एविडेंस बट डू नॉट देमसेल्व्स प्रूव गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। खुद में अपने आप में प्रूव कर रहे हैं क्या? सिर्फ लैपटॉप गली से पाया जाना ये सिद्ध कर रहा है कि मैंने उसे चोरी किया? क्या राजेश के फिंगरप्रिंट होना क्या ये सिद्ध कर रहा है कि उसने उसे चोरी किया होगा? नहीं कर रहा। कई लोगों ने उस लैपटॉप को छुआ होगा, राइट। तो ये अपना आ गया कॉन्सेप्ट का। तो पहला कॉन्सेप्ट का सवाल आया है 16वां। थ्योरी इसे अपन डाल दिया, जजमेंट डाल दो, थ्योरी डाल दो, कॉन्सेप्ट डाल दो, ये तीनों का एक ही हेड है। अगर लैंडमार्क जजमेंट पूछेंगे या फिर कोई कॉन्सेप्ट पूछेंगे तो भी यहीं जाना है, अगर कोई थ्योरी पूछ रहे हैं, लीगल मैक्सिम पूछ रहे हैं तो भी यहीं जाना है। तो इसका अभी तक एक सवाल आया, आगे बढ़ते हैं। Where a document is executed in several parts like printing, lithography या photography, video recording, computer resource as a electronic या digital record, the BSA classifies each part as a। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको लोकेट करना आना चाहिए। इनने 4 तरीके के एविडेंस दिए हैं: सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस और साइंटिफिक एविडेंस। ना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पूरी बीएसए में डिफाइंड है, ना साइंटिफिक एविडेंस पूरी बीएसए में डिफाइंड है। डिफाइंड क्या है? प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस की आप जब डेफिनेशन में जाओगे तो वहाँ आप ये पाओगे। तो इस पूरे एविडेंस को अपन क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो नहीं बोलेंगे, इन्होंने गलत लगाया। सेकेंडरी भी नहीं बोलेंगे, साइंटिफिक भी नहीं बोलेंगे, प्राइमरी एविडेंस उसका आंसर हो जाए। वो क्या है? प्राइमरी एविडेंस। इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं 17 का आंसर क्या है? 17 का आंसर है डी, बिल्कुल सही, प्राइमरी एविडेंस है। तो डेफिनेशन में ही यही बात डेफिनेशन में लिखी गई है। तो ये हो गया डीप का सवाल। तो अपन ने 16 आंसर यहाँ पे रख दिया, सॉरी 17 था। तो यहाँ हो चुका है, ये 17 था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यार 17 हो गया, 18 पे आते हैं। दिस सेक्शन ऑफ बीएसए प्रोवाइड्स दैट नो कोर्ट शैल रिक्वायर एनी कम्युनिकेशन बिटवीन मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट। 4 सेक्शन आपने खोले, चारों के अंदर आपने देखा कि हेडर क्या है, किसमें ये बात दी गई है, किसमें एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड हो, आपका आंसर आपको मिल गया, है ना। तो ये भी वैसे है इंडेक्स बेस्ड सवाल, क्योंकि डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि आपको कौन से 4 सेक्शंस बीआर एक्ट में, कौन से बीआर एक्ट को खोल के आपको लाने हैं। तो सबसे पहले ये क्या कह रहे हैं? बीएसए खोलो। क्या क्या इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे? ये देखो, बीएसए खोलो। बीएसए खोलने के बाद ये 4 धाराएं आप पढ़ लो उठा के, है ना। अपन को ये पता है कि टोटल 170 तो धाराएं ही हैं, तो ये तो आंसर नहीं है। 165 इसकी बात करता नहीं है ना। 168 और 65 है। अब इन्होंने ये 4 कह दिए, 4 ऑप्शन आपको दे दिए। उन 4 ऑप्शन में से आपको आपका सही आंसर लगाना है। तो आप जैसे ही आपको आंसर मिले उस हिसाब से आप इसका आंसर लगा दो। पर ये आएगा काय में? ये आएगा इंडेक्स बेस्ड सवाल में। तो 18 यहाँ लिख दो, ठीक है। इस तरीके से आपको आपका एनालिसिस करना है, और जब आप अपना एनालिसिस कर लोगे आप ये पाओगे कि एग्ज़ाम बहुत ही सिंपल है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, व्हेन कैरेक्टर एविडेंस इज रेलेवेंट इन सिविल केसेस। अब ये क्या कह रहे हैं कि आप अपना पहले बीआर एक्ट खोलो। कौन सा बीआर एक्ट खोलो? बीएसए खोलो। बीएसए में सेक्शन 46 खोलो। 46 खोलने के बाद इन 4 ऑप्शंस को देखो, और जो ऑप्शन आपको सही लगे वो ऑप्शन आप लगा दो।
यानी डायरेक्ट बेयर एक्ट में आपका आंसर दिया गया है। अब इसमें इंडिकेट तो कर रहे हैं 46, तो आप इसे इंडेक्स बेस भी डाल सकते हो, पर आपको अगर इंडेक्स बेस नहीं डालना है और डीप डालना है, क्योंकि आपको बेयर एक्ट अल्टीमेटली खोल के देखना पड़ेगा, तो आप इसे वहाँ डाल दो, 19 डाल दो इसमें, ठीक है। 20 पे आओ। दिस सेक्शन ऑफ सीपीसी डील्स विद प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकाटा। सीधा इंडेक्स बेस कुछ करना ही 11 है, हर बार पूछा जाने वाला सवाल है। अंडर सेक्शन 146 ऑफ द बीएसए व्हेन लीडिंग क्वेश्चंस आर परमिसिबल अंडर प्रोसीडिंग्स। तो देखो 146 खोलो, कहाँ से खोलो, बीएसए से खोलो। दो डायरेक्शंस जैसे ही आपको मिल गए, यानी इन्हें बता दिया कौन से बेयर एक्ट की बात कर रहे हैं और कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा आपको फिर और क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। 19 आपने यहाँ डाल दिया, 20 आपने यहाँ डाल दिया, क्योंकि ये क्या है, सीधा हेडर बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा 21 डीप में से पूछ लिया। इंडिकेट वो सब कर रहे हैं, डीप कुछ नहीं है, खुद बता रहे हैं क्या खोलना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिएशन। अब देखो ये हो गया कॉन्सेप्ट बेस्ड। आपको जब तक मीडिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, सेक्शन 89 में दिया है सीपीसी की, ऑर्डर 1 रूल 10 में भी दिया है सीपीसी की, तो जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, ऑर्डर 10 के रूल 1 में, सॉरी, जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट्स नहीं पता हैं तब तक आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। मीडिएशन आपको पता ही होगा, दैट इज़ व्हाट आई एम अज्यूमिंग। तो अगर ये कॉन्सेप्ट भी पूछ रहे हैं तो बड़ा आसान कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं, ये आपको टफ कॉन्सेप्ट्स नहीं पूछ रहे हैं, राइट। तो इसको फिर भी अपन डाल देंगे बड़ी देर बाद 22 को कॉन्सेप्ट में। 23 में आइए। A dispute arises between ABC Limited and XYZ Private Limited regarding a contract that both parties had entered into. ABC और XYZ agreement में आए. The agreement includes an arbitration clause which states that any dispute shall be referred to arbitration. 2 बार arbitration लिख दिया, मतलब केस कहाँ से आ रहा है, Arbitration and Conciliation Act से. How the parties failed to agree on the appointment of the arbitrator. यानी टॉपिक क्या है अब arbitration के अंदर, appointment of arbitrator. ठीक है। Which of the following provisions of the Arbitration and Conciliation Act would be applicable to resolve the issue of appointment of arbitration? 8 से लेके 11 वहाँ तक आपके आर्बिट्रेशन में अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर से रिलेटेड बात है। 8 में भी आप कोर्ट जा सकते हो, 11 में भी आप कोर्ट जा सकते हो, 9 में इंटरिम एप्लीकेशन है और 10 किसी और बारे में बात कर रहा है। तो अगर आपका एग्रीमेंट नहीं होता है तो कोर्ट अपॉइंट करेगा आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन 11 इफ द पार्टीज फेल टू अग्री ऑन इट। अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज है तो वो स्टैंड करेगा, अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज है तो आपको आर्बिट्रेशन में ही जाना पड़ेगा। अगर आप फेल हो जाते हैं, मतलब मान लीजिए दोनों ने एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया या नहीं कर पाया, प्रोसीजरल फ्लॉ था, कोई भी वजह थी, आप आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं कर पाए, तो कोई भी एक पार्टी मूव कर जाएगी कोर्ट में और फिर कोर्ट अपॉइंट कर देगा आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर अल्टीमेटली एक जज होता है, जज के सिमिलर एक पोस्ट होती है, प्राइवेट पर्सन होता है, वो प्राइवेटली लिटिगेशन आपकी डील करता है और आपके डिस्प्यूट को बहुत जल्दी रिजॉल्व कर देता है। ठीक है। अब ये कैसा सवाल था, ये भी क्या था, कॉन्सेप्ट बेस्ड। सेक्शन 11 तो आपको पता होना चाहिए, पर 11 में भी इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा। आपको अंदर की बात पता होना चाहिए कि अगर ये फेल होता है तो फिर क्या होगा। अगर वो आपको पता है तो फिर आप इसका आंसर आसानी से निकाल देंगे, वरना 3 क्वेश्चंस में कोई और यहाँ पे बात नहीं की गई है, कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए मैंने इसे कॉन्सेप्ट में रख दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ADR। अब ये ADR बेस्ड है, वापस से क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। 24 डाल दिया, पर आप अगर गौर करो तो कॉन्सेप्ट भी डाले हैं तो वो भी आसान ही डाले हैं। किरण एंड मीरा आर इन्वॉल्व इन एन आर्बिट्रेशन वेयर किरण वॉज अवॉर्डेड 10 लाख एज compensation. Meera refuses to pay the amount, arguing that the award was not enforceable because of certain procedural irregularities in the arbitration process. Karan decides to approach the court to enforce the arbitral award. Which of the following provisions of the Arbitration and Conciliation Act governs the enforcement of arbitral award? पूरी रामायण इन्हें खत्म कर दी, कोई मतलब नहीं है उस रामायण का, सीधा आंसर इन्हें लास्ट में दे दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट गवर्न्स द एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। बस इससे अपन को मतलब है और किसी से मतलब नहीं है पूरे क्वेश्चन में। अगर आप सेक्शन 36 से हेडर देखोगे ना, उसी में ये बात लिखी हुई है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बाकी 9, 11, 34 इन सबसे तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ अपील हो रही है, सेक्शन
11 अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर से रिलेटेड है, 9 में इंटरिम कंपेंसेशन है, 34 के बाद 36 आता है जहाँ पे एनफोर्समेंट हो रहा है। डायरेक्ट सवाल है, इंडेक्स बेस्ड, कुछ भी नहीं करना। आपको इतनी कहानी लिख दी सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। इसकी जगह अगर डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि कौन से सेक्शन में एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड है, आप डायरेक्ट बोल देते 36 में इंडेक्स बेस्ड सवाल है ना। आगे बढ़ते हैं। As per 78(2) of the BSA, presumption about the officer signing or certifying a document is, अब ये presumption की बात कर रहे हैं। As per section 78 सब clause 2, जो section 79 पहले था अब 78 है आज, है ना। presumption as to document, genuineness of the document, ये इसका header है। officer signing or certifying a document is, अब उसमें दो presumption है, एक तो जिस ऑफिसर ने साइन किया है वो, और एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी है जो सर्टिफाइड कॉपीड है, उसको मान लिया जाएगा कि वो जेन्युइन है। दो इसमें प्रिजम्पशन इन्हें लिए, शाल प्रिजम्पशन है, रिबटेबल हैं, ठीक है। द ऑफिसर शाल नॉट होल्ड द क्लेम्ड ऑफिसर कैरेक्टर एट द टाइम ऑफ साइनिंग। द ऑफिसर हेल्ड ऑफिशियल कैरेक्टर claimed when signing or certifying the document. The document authenticity is independent of the official character. The signature is assumed to be forgery. B आंसर है सीधा सीधा। जिस ऑफिसर ने जिस वक्त वो साइन किया ऐसा मान लिया जाएगा, it shall be presumed that officer signed that paper in that authority. ऐसा मान लिया जाएगा कि उस अफसर ने उसी अथॉरिटी में वो पेपर साइन किया होगा जिस अथॉरिटी में उसे साइन करना था। आपको करना क्या, 78(2) खोलना है, डायरेक्शन दिया, किसका खोलना है, बीएसए का खोलना है, वहाँ आपको आंसर मिलेगा। उसमें ये बात, ये सीधा का सीधा प्रिजम्पशन दिया गया है। तो डीप है तो डीप में डाल देंगे अपन 26। आगे बढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 15 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, डिवोर्स पर्सन्स टू मैरी अगेन। अब ये देखो 15 खोला, 15 आपने पढ़ा और 15 में आपको आंसर मिल गया। डिवोर्स पर्सन कब शादी कर सकता है? डिवोर्स पर्सन तब शादी कर सकता है जब अपील का टाइम निकल जाए, उसका डिवोर्स फाइनलाइज हो जाए, डिग्री तो मिल ही जाए, अपील का समय भी निकल जाए। और अगर अपील करिए तो अपील करने के बाद, जब अपील रिजॉल्व हो जाए उसके बाद आप शादी करें। आरती एंड राजेश हैव बीन मैरिड फॉर 5 years। अब देखो यहाँ से हिंदू लॉ शुरू हो रहा है, अभी आर्बिट्रेशन चल रहा था। आरती एंड राजेश हैव बीन मैरिड, उससे पहले सीबीसी था, फॉर 5 years। Over time, Aarti has been subjected to continuous cruelty by Rajesh, ठीक है, which has led to emotional and mental distress. Aarti decides to file for divorce on ground of cruelty under section 13(1) IA of the Hindu Marriage Act 1955. Which of the following statement is true regarding ground for divorce under the Hindu Marriage Act? Aarti can seek divorce on the ground of cruelty as long as she proves mental या फिर physical cruelty. आरती कैन नॉट सीक डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूएल्टी एज इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। ये तो सीधा गलत है। आरती मस्ट प्रूव राजेश क्रूएल्टी वॉज इंटेंशनल टू सक्सीड इन डिवोर्स पिटिशंस। आरती कैन ओनली सीक डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री। एडल्ट्री की तो बात ही नहीं है, मार पिटाई है यानी डायरेक्ट क्रूएल्टी है। ऑल्दो एडल्ट्री भी फॉर्म ऑफ क्रूएल्टी है, पर ये डायरेक्ट क्रूएल्टी के ग्राउंड में आपका कवर हो रहा है ना। अब यहाँ पे 1 IA के अंदर मांगा है, यानी क्रूएल्टी का ग्राउंड वही है 1 IA, ACDC, एडल्ट्री, क्रूएल्टी, है ना। फिर अब ये यहाँ पे कह रहे हैं सी में, आरती मस्ट प्रूव राजेश क्रूएल्टी वॉज इंटेंशनल टू सक्सीड इन द डिवोर्स पिटीशन। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अनइंटेंशनली तो नहीं हो गई क्रूएल्टी। ऑब्वियसली क्रूएल्टी में कोई मेंसरिया नहीं दे रखा एज सच, इंटेंशनल ही होती है जब भी क्रूएल्टी होती है, पर अगर वो विदाउट इंटेंट है तो ऑब्वियसली इट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट क्रूएल्टी सम एक्सटेंट। आई डोंट नो व्हाट द आंसर वुड बी, लेट मी जस्ट चेक। 28 का क्या डाला है, इंटेंशनल तो होगी, 28 का ए है आंसर। वही मैं कहूँ ये कहाँ से आ गया, ए ही है आंसर। आरती कैन सीक डिवोर्स, बिल्कुल आपने क्रूएल्टी करी है, बिना मेंसरिया का ऑफेंस है क्रूएल्टी, डायरेक्टली आप चार्ज हो जाओगे, एब्सोल्युटली लायबल हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं। अदर मैटर ऑन मैटर्स वेयर दया भागा इज साइलेंट, व्हाट प्रिवेल्स। अब देखो 2 भागों में डिवाइड है हिंदू लॉ, एक दया भागा लॉ है, एक मिताक्षरा लॉ है। मिताक्षरा लॉ जिससे अपन सब गवान होते हैं, दया भागा लॉ जो बंगाल उड़ीसा में प्रिवलेंट है,
कुछ पार्ट्स ऑफ बिहार, और वैसे बंगाल और उड़ीसा में प्रेवलेंट है। तो मेजॉरिटी किसकी है? मिताक्षरा लॉ की। मिताक्षरा लॉ में कुपार्सनरी है, मेल प्रेवलेंस है, कुपार्सनरी का पूरा कॉन्सेप्ट है। दया भागा में ये सब कुछ नहीं है। पिताजी के पास पूरा राइट है एब्सोल्यूट, जिसको भी प्रॉपर्टी देना चाहो दो, नहीं देना हो चाहो ना दो। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दया भागा में। अब ये कह रहे हैं कि अगर जहाँ दया भागा साइलेंट है वहाँ पे क्या प्रिवेल करेगा, तो आपको ऑप्शन देखो, स्मृति, श्रुति, लोकल कस्टम या मिताक्षरा। पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है ये। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो कुछ आपका नहीं हो सकता। ये भी क्या था? कॉन्सेप्ट बेस्ड था। 28 भी यहीं डालो। Nisha and Akash are separated. They both seek custody of their minor child, Arav. Nisha has been primary caregiver while Akash claims that he can provide better financial stability for Arav. They both approach the court under the Guardians and Wards Act 1890. Which of the following factors will the court primarily consider in determining the custody of Arav? सेक्शन 13 पढ़ लो, को गार्जियनशिप और वार्ड एक्ट से अच्छा सेक्शन 13 पढ़ लो। हिंदू अडॉप्शन एंड गार्जियनशिप एक्ट है 1956 का। 13 में सीधा सीधा लिखा है कि द ओनली कंसिडरेशन एंड द मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन वाइल ग्रांटिंग डिवोर्स इज दिस। क्या है? बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, द वेलफेयर एंड बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। बी आंसर सीधा सीधा सही हो गया, है ना। पर इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? कंसेप्ट पता होना चाहिए, या फिर आप डीप में जाके पढ़ पाओ तो वो पढ़ पाओ। अब गार्जियनशिप और वार्ड एक्ट, गार्जियनशिप वार्ड एक्ट है, ये थोड़ी आपके पास तब होगा वहाँ पे। आपके पास तो हिंदू अडॉप्शन एंड गार्जियनशिप एक्ट ही होगा, और उसमें क्लियरली सेक्शन 13 आपको पता होना चाहिए, तब आप ये ढूंढ पाओगे। तो इसको यहाँ पे डाल देते हैं अभी के लिए 29 कॉन्सेप्ट में। सॉरी 30 था, 29 था, 29 यहीं था। एक सेकेंड, अच्छा 29 तो ऑलरेडी लिख चुका था। 30 अब 31 पे आइए। 31 में मैच द फॉलोइंग है। देखिए अब मैच द फॉलोइंग में हो क्या रहा है। अब जब आप मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे हदीस का पार्ट होता है। मुस्लिम लॉ जो होता है उसमें सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, जो पहला ही सोर्स है, पहला तो कॉन्सेप्ट हो गया हु इज़ अ मोहम्मदन, दूसरा कॉन्सेप्ट है सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक तो हो गया कुरान, कुरान इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ या फिर प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। उसके बाद क्या सोर्सेज आते हैं, तो उसमें हदीस आती हैं। हदीस में क्या आता है? सुन्नतुल कौल, सुन्नतुल तकरीर, तो ये सब चीज़ें आती हैं। अब इसमें क्या है, यानी प्रॉफिट साहब ने जो किया, प्रॉफिट साहब ने जो सुना, प्रॉफिट साहब ने जिसके लिए टैसिट कंसेंट दी, तो उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो जब कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे तब आपको बता दिया जाएगा। तो वर्ड्स स्पोकन बाई प्रॉफिट मोहम्मद, दैट इज कॉल्ड सुन्नतुल कौल। साइलेंस से जो उन्होंने टैसिटली कंसेंट दे दिया उससे बोलते हैं सुन्नतुल तकरीर। दीपिका वर्सेस कैट किससे रिलेटेड है? दीपिका वर्सेस कैट, स्कोर तो उससे रिलेटेड हो गया, कस्टमरी लॉ से रिलेटेड हो गया। डी तो हो गया 2, अब डी तो हो गया 2, यानी डी तो हो गया 2 यहाँ दिया है और डी तो हो गया 2 यहाँ दिया है। सी और बी में अपना आंसर है। स्पोकन वर्ड्स को सुन्नतुल कॉल कहते हैं। AI A3, अब AI इन्होंने दिया है यानी बी इसका आंसर हो गया। 31 का आंसर हो गया बी। इस तरीके से आपको एलिमिनेट करके इसके आंसर निकालने पड़ेंगे। अगर आपको 2 भी पता है तो आपके आंसर निकल जाएंगे, आपको बाकी पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो आपको 100% बन जाता वो बन जाता शायरा बानो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 का केस है, ट्रिपल तलाक का। तो अगर आप देखो सी का 5 कहाँ दे रखा है? एक ही जगह दे रखा है, बी में, और कहीं दे भी नहीं रखा, तो सीधा आपका आंसर एक ही बार में निकल जाता। तो 31 भी किससे रिलेटेड हो गया? कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट इससे आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं। This section discusses with regard to सपिंडा रिलेशनशिप अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। अब सपिंडा रिलेशनशिप इन्हें दे दिया, इन्हें क्या बोला? 2 डायरेक्शन आपको दी। पहली डायरेक्शन क्या है कि सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट खोलो, जो आपके सामने पड़ा हुआ है। उसके बाद दूसरी डायरेक्शन क्या है? सेक्शन नंबर वो जगह ढूंढो जहाँ पे सपिंडा रिलेशनशिप दी गई है, और वो भी आपको कहाँ ढूंढनी है? 4 जगह ढूंढनी है। सबसे पहले देखो 3F1 और 5-4 में,
वहाँ दी हो तो ठीक है, नहीं दी हो तो 3F1 and 2 एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 3G 5(4). अब ये इन 4 जगह जैसे ही आप ढूंढोगे तो आपको पता चल जाएगा सब इंडर रिलेशनशिप कहाँ कहाँ दी गई है। मेन आप फंसोगे कहाँ, अगर आप एक्सप्लेनेशन चेक नहीं करते तो वहाँ आप फंस जाओगे, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये डीप है क्योंकि आपको यहाँ पे आंसर ढूंढ के निकालना है। तो 32 को अपन यहाँ जगह दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। द रेमेडी फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, सीधा सीधा हेडर बेस्ड सवाल 9 में दिया है। इन विच केस अ प्रिजन इनमेट सेंट अ लेटर टू द सुप्रीम कोर्ट डिस्क्राइबिंग फिजिकल टॉर्चर which became a pioneer in public interest litigation through court later abandoned the practice of considering letters। अब देखो, सुनील बत्रा के केस में भी लेटर दिया था, प्रिजन इनमेट ही था। सुनील बत्रा कौन, सुनील बत्रा का केस कौन सा है, चार्ल्स सोबराज वाला। आपने पिक्चर देखी होगी चार्ल्स सोबराज, भाई ये सुनील बत्रा केस। फिर उसके बाद हुसनैरा खातून वर्सेस बिहार केस। हुसनैरा खातून कौन सा केस है, सबसे पहला केस है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का फॉर्मली। राइट टू स्पीडी ट्रायल है, फंडामेंटल राइट का भी यही पहला केस है हुसनैरा खातून, है ना। और लेटर के बेस पे इस केस का भी फैसला हुआ था। तो ए और डी में कंफ्यूजन है। इन्होंने क्या आंसर लिया है वो देख लेते हैं। 34 का इन्होंने ए लिया है, ए लिया सुनील बत्रा। तो सुनील बत्रा इसका आंसर है, हुसनैरा खातून इसका आंसर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, अब जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। यानी जजमेंट क्या, अपन ने तो तीसरी लिस्ट बनाई थी जो बेयर एक्ट के बाहर के आंसर है। एक तो बेयर एक्ट का डालना है, 33 यहाँ डाल दो, 33 यहाँ डालो, 34 यहाँ डाल दो, ठीक है। 34 हो गया। अब 35 पे आते हैं। In the early 1980s, a social activist group discovered severe exploitation of women laborers working in the stone quarries near Delhi. The workers, including many children, were working in extremely hazardous conditions, living in makeshift shelters, and were effectively trapped in the cycle of debt and forced labor. The condition revealed systematic violations of the fundamental human rights. The Supreme Court was approached to look into the dire circumstances of the working persons there, and one of the following views of the court was sustained in the same case. In the said case, identify the following. The judgment primarily focused on providing monetary compensation. The Supreme Court recognized right against forced labor as fundamental right, derived from the right to life and human dignity under Article 21. अब ये वो इंक्वायरीज वाला जो केस है वो बंधुआ मुक्ति मोर्चा का केस है 1980 वाला। जस्टिस भगवती ने इसका जजमेंट दिया था, बंधुआ मुक्ति का केस है, और उसमें यही बोला था, राइट अगेंस्ट फोर्स लेबर। तो इसका ये आंसर हो गया। पर ये क्या है, अगेन कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो 35 अपन कहाँ डालेंगे, 35 अपन यहाँ डाल देंगे, ठीक है। Read the given statement, choose the correct option. Statement 1. In PIL cases, the court plays a passive role similar to the traditional cases. अभी क्या कह रहे हैं, PIL में पैसिव रोल अदा करता है क्या कोर्ट? भले अपना जो सिस्टम है वो जूरी सिस्टम नहीं है, कोर्ट का एडवर्सेरियल सिस्टम में बैक टेबल ही लेता है, जज बहुत प्रोएक्टिव नहीं रहता। पर PIL के केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट प्रोएक्टिव रहते हैं। दे आर वेरी प्रोएक्टिव इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, PIL इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स, बिल्कुल गलत है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नाम ही है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। इसके लिए भी क्या चाहिए आपको, वो चाहिए, क्या कहते हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। फातिमा मुस्लिम woman has been divorced by her husband Imran through talaq. Fatima is now seeking maintenance from Imran for herself and her 2 minor children. फातिमा जी का तलाक हो गया, फातिमा मेंटेनेंस मांग रही है इमरान जी से फॉर herself and 2 minor children. Imran argues that Fatima has remarried and therefore is not entitled to any maintenance. अब मुस्लिम लॉ में फातिमा जी के क्लेम के बारे में बात करिए, चाहे मुस्लिम लॉ हो चाहे हिंदू लॉ हो, अगर महिला की दोबारा शादी हो गई तो पहले पति से मेंटेनेंस का कोई संदर्भ बनता नहीं है, ठीक है।
तो फातिमा इज नॉट एंटाइटल टू मेंटेनेंस। ये भी क्या है आपका कंसेप्चुअल बेस वाला है, 37 भी आपका कंसेप्ट में डाल दिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, लॉ मेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अंडर पावर्स गिवन टू देम बाय द पार्लियामेंट। अब ये कैसा सवाल हो गया, ये हो गया आपका थ्योरी बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड, कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आपको पता होना चाहिए वो क्या है, और फिर आप इसका आंसर दे पाएंगे। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए, सुपरफिशियल, तो आप इसका आंसर दे दोगे। हाँ, तो ये भी कैसा सवाल हो गया, ये भी आपका हो गया कॉन्सेप्ट बेस्ड। अब मैं वापस से लिख नहीं रहा हूँ, बस यहाँ पे गाइड कर दूंगा। अगर आपने टेबल बना लिए तो आप अपने हाथ से उसमें लिखते जाइए। इन 2020 एट धोरोडो विलेज द पंचायत इलेक्शंस कुड नॉट हैपन ड्यू टू कोविड पेंडेमिक व्हाइल द टेन्योर ऑफ द पंचायत वाज गेटिंग ओवर दैट ईयर इटसेल्फ। कोई एक विलेज था, 2020 में कोरोना लगा हुआ था, पंचायत के इलेक्शन हो नहीं पाए, पंचायत का टेन्योर 2020 में खत्म होने वाला था। ठीक है। Mr. Harivansh represented the people that year at the Panchayat post dissolution of the Panchayat tenure and made a law exercising delegated power Bide Panchayati Raj Act of the state to restrict their economic activities per day to 100 only. In which of the following cases this is allowed or restricted? अब देखो, अगर आपको केस पता होगा तो बढ़िया बात है, अगर आपको केस नहीं पता होगा तो भी बढ़िया बात है। ऐसे केसेस से ना हमें मतलब है, ना हमें कोई सरोकार है, ना हम इसे कभी पढ़ने वाले हैं। अगर आपका एडमिन लॉ का मन है पढ़ने का, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, तो आप ये केसेस पढ़ो, अन्यथा एक आध नंबर जाने दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द ग्राउंड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू ऑफ ए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का जुडिशियल रिव्यू हो रहा है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को भी क्या होना चाहिए, आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं करना चाहिए। दिस वी नो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो, एग्जीक्यूटिव एक्शन हो, लेजिस्लेटिव एक्शन हो, आर्टिकल 21 का वायलेशन वो नहीं कर सकते हैं। अगर वो करते हैं, आर्बिट्री रहते हैं, आर्टिकल 14 का वायलेशन करते हैं, फंडामेंटल राइट्स किसी भी तरीके से वायलेट करते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, इलीगल हो जाएंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगे। अब किस बेसिस पे हो सकता है, आर नॉट द ग्राउंड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू, इलीगैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, इर्रेशनैलिटी, पब्लिक ओपिनियन। तो देखो 4 तो नहीं होगा, बाकी इलीगैलिटी हो जाएगा, इर्रेशनैलिटी मैंने सुना नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी ठीक है हो जाएगा, तो 1 2 3 तो होंगे, बाकी 4 नहीं होगा, पब्लिक ओपिनियन नहीं होगा ग्राउंड, ओनली 4 होना चाहिए, यानी सी इसका आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। 40 का सी, 40 का सी, हाँ 40 का सी ही आंसर है, बिल्कुल सही है। यानी पब्लिक ओपिनियन से कोई मैटर नहीं करता, उसके अलावा ये सारे मेजर कंसिडरेशन है। व्हाट डज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेफर टू इन प्रोफेशनल एथिक्स। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पहले आपको समझना पड़ेगा प्रोफेशनल एथिक्स में कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, उसके बाद आप इसका आंसर दे पाओगे। यानी ये डीप हो गया, पहले आप गाइडलाइंस पढ़ोगे, एडवोकेट्स एक्ट पढ़ोगे, फिर आपको ये समझ में आएगा। मिस्टर एक्स वॉज रिप्रेजेंटिंग, अब ये सारे प्रॉब्लम बेस्ड हैं, वॉज रिप्रेजेंटिंग अ क्लाइंट मिस्टर वाई इन अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट केस ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स एडवोकेट मिस्टर एक्स एक्सेप्टेड अ ब्राइब फ्रॉम द अपोजिंग पार्टी। अब लो इन्हें ब्राइब भी ले ली, ये किससे रिलेटेड है, प्रोफेशनल एथिक्स से रिलेटेड है ना। वकील साहब ने सामने वाले वकील से ब्राइब ले ली डिले करने के लिए, फिर इंपॉर्टेंट डेट्स भी नहीं बताई, अल्टीमेटली केस इसका डिस्मिस हो गया। तो किसकी गलती है और क्या गलती है, तो उन्होंने बोला है कि ये सिर्फ ऑफेंस नहीं है, मतलब ये सिर्फ नॉर्मली पब्लिक मिसकंडक्ट नहीं है, इट विल अमाउंट टू क्रिमिनल कंस्पिरेसी अंडर द भारतीय न्याय संहिता। इन्होंने ये आंसर लगाया, तो ये है भी सही, क्रिमिनल कंस्पिरेसी है ही ये। क्या है इसका आंसर, 42 का डी। इट इज़ अ वायलेशन ऑफ द रूल्स मेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द प्रोफेशनल एथिक्स। इन्हें क्रिमिनल कंस्पिरेसी नहीं माना, इन्होंने क्या माना है, सिंपल वायलेशन ऑफ द रूल्स। वही मैं कह रहा हूँ, जब तक आप ये रूल्स गाइडलाइंस नहीं पढ़ोगे, ब्राइबरी को भी इन्होंने क्रिमिनल ऑफेंस में नहीं काउंट किया है, इसे सिर्फ मिसकंडक्ट में काउंट किया है, तो इट्स ओके। जब आप पढ़ेंगे गाइडलाइंस तब आपको समझ में आ जाएगा। द नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग इन द केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब नेचर ऑफ प्रोसीडिंग क्या होती है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में क्रिमिनल नेचर की होती है, क्वासी क्रिमिनल होती है, नाइदर सिविल नॉर क्रिमिनल होती है, सिविल इन नेचर होती है।
मेरे हिसाब से तो क्वासी क्रिमिनल होनी चाहिए। 43 का बी, 43 का बी, ओनली 3 क्वासी क्रिमिनल इन नेचर, ठीक है सही। गिवन below are two statements, one is labeled as assertion and the other labeled as reason। assertion reason, देखो अब प्रॉब्लम्स कैसी कैसी आ रही हैं। तो ये क्या करते हैं, बंच में पूछते हैं क्वेश्चंस। अगर ये आर्बिट्रेशन से पूछना शुरू करेंगे तो सिर्फ आर्बिट्रेशन के क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी आपने एक बार आर्बिट्रेशन का बेयरक खोला तो जब तक उसके सवाल खत्म नहीं हो जाते आपको आर्बिट्रेशन का बेयरक बंद नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, असर्शन रीजन वाले सवाल, प्रॉब्लम बेस्ड सवाल जो आएंगे वो भी ईजी ही आएंगे, उनमें पर आपकी थ्योरी ये टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 3, जो इंडेक्स बेस्ड सवाल हैं या फिर जो डीप से भी पूछ रहे हैं वो भी इंडेक्स बेस्ड जैसे ही है, बहुत थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेयरक जरूरी नहीं है अनटिल अनलेस आपको बेयरक घुमाना आता हो, राइट। इन कंटेक्स्ट ऑफ द अबाउट टू स्टेटमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई इज रिलैक्स्ड इन पीआईएल केसेस। बिल्कुल सही है, लोकस स्टैंडाई यानी अगर मेरे खिलाफ कुछ हुआ है तो मैं ही कोर्ट जा सकता हूँ, पीआईएल में कोई भी जा सकता है। PIL allows any public spirited person to approach the court on behalf of those who cannot represent themselves। तो assertion भी सही है उसका, इसके पीछे रीजन भी सही है। R is the correct explanation of A। D होना चाहिए इसका आंसर, 44 का D, 44 का D देखो, 44 का D सही है। As per 284, share means share in a share capital of a company। अब इसे डिबेंचर कहेंगे, प्रेफरेंस शेयर कहेंगे, बॉन्ड कहेंगे, स्टॉक कहेंगे, ये हो गया आपका थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब 43 आपने खोला, किसका खोला, कंपनीज एक्ट का खोला और आपको आपका आंसर मिल गया, राइट। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन द सिटी ऑफ सूरत नेम्ड एक्स हैज बीन डिस्चार्जिंग, अब देखो डिस्चार्जिंग अनट्रीटेड वेस्ट। अब कोई कंपनी है सूरत की, वो अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज कर रही है नियर बाई रिवर में, वायलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब इन्होंने एक्ट का नाम दे दिया, यहाँ से इंट्रोडक्शन हो गया कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, एनवायरमेंटल लॉ से आ रहा है। एंड वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974। दिस हैज रिजल्टेड इन सीवियर पॉल्यूशन मेकिंग द रिवर वाटर अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग एंड हार्मिंग एक्वेटिक लाइफ। Local farmers and residents who rely on the river for irrigation and daily needs have started facing health issues and crop failures due to the contaminated water. Despite multiple complaints to the local pollution control board, no action has been taken against the company. Based on the above problem, select the correct answer. अब इन्होंने देखिए इस पूरी चीज़ों में इन्होंने क्या बोला है कि आपको 2 बेयरक खोलने हैं, असेंशली एक ही बेयरक खोलना है। अगर आपने बेयरक खोला वाटर प्रिवेंशन एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, अगर आपके पास वो बेयरक हुआ, देख लेना 23 के कॉम्बिनेशन में ये बेयरक है या नहीं है। तो आपने उसका 40 पढ़ा, 23 पढ़ा, 24 पढ़ा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगर एलिमिनेट होगा तो ये वाला बी एलिमिनेट हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने बता दिया है आंसर। अगर क्वेश्चन में नहीं बताया तो आंसर के थ्रू इन्हें आंसर बता दिया, इन्हें इंडिकेट कर दिया कि आपको कहाँ बेयरक में जाके क्या खोलना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज पॉपुलरली नॉन एज अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन किसे कहते हैं? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यही पढ़ाया जाता है लॉ कॉलेजेस में। मदर ऑफ ऑल इन्वायरमेंटल एक्ट 1986, यहीं से अपना MC मेहता केस भी शुरू हुए थे इसी साल से। तो ये जो कानून है इसे मदर ऑफ ऑल इन्वायरमेंटल लॉज कहते हैं, पर इसके लिए भी आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आप आंसर गलत कर दो। Which of the following is are included under section 21W of the Information Technology Act 2000 describing the intermediary? अब इनमें से 21W आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का खोलना पड़ेगा 2000, उसमें देखना पड़ेगा कि इंटरमीडिएरी की डेफिनेशन में क्या दिया गया है। तो उसमें साइबर कैफे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, टेलीकॉम रेगुलेटर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब देखो ये एक चीज़ देखना, इंटरमीडिएरीज कौन हुए? इंटरमीडिएरीज वो हुए जो अल्टीमेटली जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई थी, है ना, जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई थी। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये सब इंटरमीडिएरीज कहलाते थे। अब इसमें क्या ऑप्शन दिया है? साइबर कैफ़े, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, टेलीकॉम रेगुलेटर्स और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तो है,
ठीक है। टेलीकॉम रेगुलेटर्स भी इंटरमीडिएट इसमें आते हैं। 2 एंड 4 तो है, तो 2 एंड 4 हर जगह है, बस 1 में नहीं है। फिर साइबर कैफेज तो हो नहीं सकता, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपन फिर भी कह लो, तो 3 to 4 कोई ऑप्शन है? 3 to 4 कोई ऑप्शन है ही नहीं है, तो इसका आंसर देख लेते हैं, साइबर कैफेज भी होगा 49। वो जब आप बेयर एक्ट खोलोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ए का है ए, 49 का है ए यानी 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4। तो टेलीकॉम रेगुलेटर्स को इनने इंटरमीडिएट नहीं माना है, बाकी सबको इनने इंटरमीडिएट मान लिया है। Appropriate procedural safeguards help reduce threats to objectivity and counter any perception of possible bias. Which of the following is are not procedural safeguard? इनमें से क्या procedural safeguard नहीं है? Act in a fraudulent manner. अगर आप fraudulent manner में act कर रहे हो तो फिर procedural which of the following is are not procedural safeguard? इनमें से क्या procedural safeguard नहीं है? Providing peer review of valuation is necessary, तो ये तो है procedural safeguard. Act in a fraudulent manner, ये procedural safeguard नहीं है. Non disclosure of any prior association with the client, ये भी आपका procedural safeguard के अंदर नहीं आता है, तो 1 और 3 तो नहीं आते हैं. Non disclosure of any possible source of conflict of interest, 1, 3 और 4, 3 और 4, 2 only 2. अरे यार क्या आंसर इसने लगाया, ओनली 2 क्यों, कैसे लगा दिया इसने? इसका ये आंसर तो होगा ही नहीं, या फिर 3 एंड 4 होगा। 3 एंड 4 आंसर होना चाहिए। ये क्या है? 50 का आंसर है, 50 का आंसर है ए है ओनली 2। प्रोवाइडिंग पीयर रिव्यू ऑफ वैल्यूएशन इफ नेसेसरी। अगर पीयर रिव्यू आप करवा रहे हो तो वो तो प्रोसीजरल सेफगार्ड फिर हो ही गया। आई डोंट नो, आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड अबाउट दिस, आई नीड टू चेक दिस। ऑल राइट गाइस, तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस अपन ने देखे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं? ज़्यादातर क्वेश्चंस बेयर एक्ट के इंडेक्स से ही ख़त्म हो जाते हैं। अगर इंडेक्स से ख़त्म नहीं भी होते हैं तो दूसरी स्टेज में कहाँ पे जा रहा है सवाल? दूसरी स्टेज में सवाल जा रहा है कि वो या फिर आपको बेयर एक्ट बताएगा, बेयर एक्ट के साथ वो आपको सेक्शन नंबर बता देगा, और सेक्शन के अंदर की कोई एक बात वो आपसे पूछ लेगा कि आप पढ़ के बताइए कि इसमें लिखा क्या है, और फिर वो आपको आपके ऑप्शंस देगा जिसमें से आपको आपका आंसर लगाना पड़ेगा। तो ये उसी लेवल का है जैसा कि इंडेक्स बेस्ड सवाल आते हैं। 9, 11, 12, 13 रेजिड्यू डाटा कहाँ दिया गया है? सेक्शन 11 में दिया गया है। कैसा सवाल है? इंडेक्स बेस्ड है। ट्रांसफ़र ऑफ सूट को क्या कहते हैं सीपीसी में? तो आप गए ट्रांसफ़र ऑफ सूट में, वहाँ पे आपने देखा कि उसे रेजिड्यू डाटा तो नहीं कहते, रिव्यू तो नहीं कहते, रेफरेंस तो नहीं कहते, नहीं, ट्रांसफ़र ऑफ सूट ही कहते हैं। तो ये थोड़ा इंडेक्स के अंदर की बात हो गई, इसलिए इसे डीप क्वेश्चंस में डाला। ये दोनों ही पर ऐसे हैं, बहुत ही प्रीलिमिनरी लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर आपने बेयर एक्ट पढ़ा है तो आपको ये आंसर्स बड़ी आसानी से आ जाएंगे। क्या नहीं आएगा? थ्योरी नहीं आएगी, जजमेंट नहीं आएंगे। ये ना भी आए तो भी आप एग्ज़ाम आसानी से पास कर लोगे अगर आपको बेयर एक्ट खोलना आता है, अगर आपको बेयर एक्ट की थोड़ी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ये अपन इन 50 क्वेश्चंस को करके कंक्लूड कर सकते हैं। टुडे वी हैव डन ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस। द सेशन इज़ गेटिंग वे टू लॉन्ग देन एक्सपेक्टेड, पर हाँ 100 सवाल करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा अगर आप लोगों के साथ कर रहा हूँ मैं। सो आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव टू यू। हमारा जो कोर्स है वो शुरू हो रहा है 1 अक्टूबर से। आई होप यू गाइज विल बी ज्वाइनिंग आवर बैचेस वेरी सून। हमारा एनरोलमेंट प्रोसेस शुरू हो चुका है। नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं एंड वी विल गेट यू स्टार्टेड। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग इफ़ यू इंटेंड ऑन अटेंडिंग दिस लेक्चर। ये तो भूल ही जाना कि मैं पास कैसे करूँगा, पास तो मैं करवा ही दूँगा। उसके अलावा आपको एक बेटर लॉयर भी बनाने की मैं कोशिश पूरी करूँगा 2 महीने के अंदर ही। देवाशीष लॉ क्लासेस मेरा हैंडल है फॉर AIB, DLC फॉर AIB, ये हैंडल है यूट्यूब पे। इस पे जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पे देवाशीष DLC देवाशीष लॉ क्लासेस करके चैनल है, तो इसमें जाके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जितना भी मटेरियल मैं बनाऊँगा, जो कि भी मैं कुछ पोस्ट करूँगा, जो भी मैं मॉक टेस्ट दूँगा,
जितना भी फ्री कंटेंट रहेगा वो सब इस कम्युनिटी में आपको जोड़ सकता है। कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो और कहीं भी आपको स्पैमिंग वगैरह नहीं होगी, ये सब आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। सो इट्स अ गुड इन्फॉर्मेटिव चैनल, इफ़ यू वांट टू यू कैन ज्वाइन इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, आई होप इट वॉज इन्फॉर्मेटिव टू यू। प्लीज़ शेयर इट, अगर आपको लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल हुई है तो प्लीज़ शेयर इट विद अदर्स। थैंक यू सो मच।